आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस लाइव सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने दैनिक जीवन के साथ साथ बैंकिंग कार्य निष्पादन में व्यस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। क्योंकि ये मार्च का महीना वैसे भी थोड़ा तापमान बढ़ने वाला महीना रहता है और आपके सालाना जो वार्षिक क्लोजिंग होती है उसके अंतिम माह की तैयारी होती है। तो उसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी है थोड़ी सी हाई होती है और आप जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको पाने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। तो आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे विशेष सत्र में, जिसमें हम चर्चा करने जाएंगे JAI IIB कोर्स के बारे में। तो आज के इस कोर्स में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए कि कोई भी चीज़ जो है कठिन तब तक है जब तक हम शुरुआत नहीं करते। कोई भी सफ़र या कोई भी मंजिल, कोई भी लक्ष्य जो है तब तक कठिन लगता है जब तक हम उसकी शुरुआत नहीं करते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि कई लोग कहते हैं कि अगर अच्छी शुरुआत हो जाती है तो आधा हो जाता है ना? सुना होगा। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? नमस्कार कर रहे हैं हमारे बहुत सारे साथी, मतलब आवाज़ पहुंच रही है, बहुत बढ़िया। तो बराबर बचपन से आप ये सुनते आ रहे होंगे कि अगर शुरुआत हमने कर दी तो आधा हमने कर दिया। तो सिंपल सी बात है, सफलता का ये मूल मंत्र आप भी रख लीजिए कि वो कठिन तब तक लगता है कोई चीज़ जब तक हम शुरू नहीं करते। जब शुरू कर लेते हैं तो वो सफ़र भी पूरा कर लेते हैं, बशर्ते हमें लगातार उसी दिशा में चलना पड़ता है और उसकी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना होता है। सफ़र आपका मंजिल तक पहुंचा ही देता है, क्योंकि डगर ऐसे बने हुए हैं, रास्ते ऐसे बने हुए हैं। तो आज के सत्र में हम लोग ये जानेंगे कि JAIIB कोर्स के बारे में कैसे तैयारी करें, कैसे हम लोग इसको वन शॉट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत हैं तो अपने करियर ग्रोथ, प्रमोशन और बैंकिंग नॉलेज को मजबूत करने के लिए ये जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम है JAIIB, ये महत्वपूर्ण आपका एक पार्ट है, एग्जामिनेशन है, जिसे हमको हासिल करना होता है, इसको सफलता पाना होता है। और ये एग्ज़ाम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के द्वारा ये किया जाता है, जिसको IIBF कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज जानेंगे कि JIB क्या है और इसके मायने क्या हैं, क्यों हमें करना है, प्लस इसके क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे कैसे इसकी तैयारी करनी है और कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो व्हाट इज JIB? जैसे कि आप सभी जानते हैं, JAIIB का फुल फॉर्म होता है जूनियर एसोसिएट्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर। इट इज ए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स कंडक्टेड बाय IIBF फॉर बैंकिंग प्रोफेशनल। जब भी हम किसी प्रोफेशन में हैं तो उस प्रोफेशन के लिए जो जरूरी प्रोफेशनल नॉलेज है उसको एक्वायर करने के लिए कुछ डिग्री होता है, कुछ सर्टिफिकेट होता है, उसको हासिल करना होता है प्रोफेशनल में। तो उसके कुछ बेनिफिट होते हैं। तो JAIB, जिसको जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स कहा जाता है, और ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है जो बैंकिंग कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है, ये क्यों बनाया गया, उसके पीछे का जो वजह है वो ये ऑब्जेक्टिव है जो आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, टू इम्प्रूव बैंकिंग नॉलेज एंड स्किल। तो जो भी बैंक के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके प्रोफेशनल नॉलेज को बढ़ाना, बैंकिंग सिस्टम, नियम और प्रैक्टिस को समझना, और जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको उच्च जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना। मतलब ये एक समझ लीजिए एक फाउंडेशन कोर्स जैसा है JAIIB। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनमें बैंकिंग नॉलेज और स्किल जो है वो इम्प्रूव हो, अंडरस्टैंड बैंकिंग प्रैक्टिस, लॉज एंड टेक्नोलॉजी, इन्हांस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ बैंक एम्प्लॉय, प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रमोशन। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। बैंकिंग कर्मचारियों की प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ाना, बैंकिंग सिस्टम, नियम, प्रैक्टिस के बारे में समझना, उनको समझ हो, साथ ही जो बड़े जिम्मेदारी हैं उनके लिए उनको तैयार करना। मतलब इस तरह का फाउंडेशन कोर्स है, इसीलिए ये JIB का कोर्स रखा गया है।
इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। क्राइटेरिया क्या है? मेंबरशिप होना आवश्यक होता है। कैंडिडेट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ आईआईबीएफ। जैसे जिस तरह किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो उसका मेंबरशिप फॉर्म भरते हैं, तो ये मेंबरशिप फॉर्म है। और एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी वर्किंग इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 12th पास है। इसमें मिनिमम 12th पास का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। साथ ही इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक मेंबरशिप लेना पड़ता है, मेंबरशिप का कोड होता है। और उसके साथ हम लोग को एम्प्लॉयमेंट बैंक में फाइनेंशियल सेक्टर में है तो वो एलिजिबिलिटी होता है, वो JAIIB दे सकता है। अभी आप लोगों ने फॉर्म भर लिए होंगे, बहुत सारे साथियों ने फॉर्म भर लिया, क्योंकि इसका 22 फरवरी 2026 तक था। इसके फॉर्म भरने के लिए इसकी फीस वगैरह पे कर लिया होगा। और इसके एग्जामिनेशन जो आपके स्क्रीन पर हैं, और समय समय पर नोटिफिकेशन भी आता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। लेकिन अभी जो प्रपोज एग्जामिनेशन डेट हैं आपके स्क्रीन पर हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट जो हैं ऑनलाइन होंगे। और ये एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन आएंगे। और सेंटर आपने जो चुना होगा वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम्स में आपके रोल नंबर के साथ, मेंबरशिप आईडी के साथ जो है वो लॉगिन होंगे और उसमें एग्जामिनेशन होगा। 3 मई को इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर एग्जामिनेशन होगा। 9 मई को प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। 10 मई को अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। और 17 मई को रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का होगा। और ये चारों सब्जेक्ट जो है बहुत आसानी से आप 1 अटेम्प्ट में कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो है 70% पार्ट इस चारों सब्जेक्ट के आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इसीलिए JIB 1 प्रिपरेशन शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ। थोड़ा अपडेट होंगे तो आप 70% ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। 30% जो है नहीं पढ़े होंगे, उसको हम लोग यहाँ पर सब चीज़ों को कवर भी करा देंगे। कुछ फीस वगैरह का स्ट्रक्चर इस तरह रहता है, जो ऑलरेडी साइड में अवेलेबल है वही स्क्रीन पर है। 4,000 रुपये का फीस है। फर्स्ट अटेम्प्ट फीस है। सेकेंड अटेम्प्ट 1,300। थर्ड अटेम्प्ट 1,300। फोर्थ अटेम्प्ट मतलब 3 साल में 5 अटेम्प्ट मिलता है पास होने के लिए। और ये उनके आधार पर फीस है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 4,000, उसके बाद 1,300 फीस है। सब्जेक्ट की बात करें तो JIB में 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे। दूसरा पेपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, PPB बोलते हैं। और तीसरा पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ बैंकर्स। और चौथा पेपर जो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अगर आप रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट को देखेंगे तो ये पुराने टॉपिक से ये थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। बाकी पहले ये तीनों जो टॉपिक हैं पहले वाले पहले से ही रखे गए थे। अब इसको अगर आप देखेंगे टॉपिक वाइज अगर देखेंगे तो आप इनके सब्जेक्ट में देख लीजिए। 4 सब्जेक्ट हैं। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो आपके पार्ट हैं वो ज़्यादातर पार्ट आप लोग पढ़े हुए हैं या उसको जानते हैं। उदाहरण के तौर पर इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे इंडिया में होते हैं, फिर उसके बाद कौन से सेक्टर इंडियन इकोनॉमी है, प्रियोरिटी सेक्टर गाइडलाइन क्या है, MSME का रोल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल जो इम्पैक्ट इंडिया में इकोनॉमी का है उसको किस तरह से है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या लाए गए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं पहले टॉपिक में आता है। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो बैंकिंग का होता है उससे भी जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर पूछे जाते हैं पहले वाले टॉपिक में, तो इसको हम लोग सीखेंगे भी। जैसे आप अगर देखेंगे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, फिर मनी सप्लाई कैसे होता है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, बजट जो कैसे बनता है, यूनियन बजट कैसे होता है, फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो होता है RBI के द्वारा। ये सारा जो है पहले टॉपिक में होता है, जिसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग सीखते हैं। और ये आना भी चाहिए। एज ए प्रूडेंट बैंकर जो है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में
कैसा फेज आया था, 1950 से पहले कैसे था, 51 के बाद, फिर उसके बाद नेशनलाइजेशन, फिर उसके बाद उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन आया, फिर नरसिम्हम कमेटी आया 1991 में, फिर 2008 तक रिफॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर में आए, प्रेजेंट कंडीशन क्या है, सिस्टम क्या है, ये सारा जो है ये इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का पार्ट है जो पहले सब्जेक्ट में आएगा। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज भी उसी में आता है, जैसे मनी मार्केट मैंने बताया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, है ना, और फॉरेक्स मार्केट, ये सारी चीज़ें जो है, मर्चेंट बैंकिंग, ये सारा आता है। तो इसके जो मैक्सिमम पार्ट हैं आप लोग पढ़े होंगे, अगर पढ़ना जब हम शुरू करेंगे ना तो आपको कितना आसान लगेगा। जैसे कि आप देखिएगा, पेंशन फंड्स हैं, अटल पेंशन योजना है, एनपीएस है, म्यूचुअल फंड है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले पेपर में आ जाता है। तो पहला पेपर जो है, अगर हम लोग देखेंगे तो एक हफ्ता पढ़ेंगे या 2 हफ्ता पढ़ेंगे तो पहला पेपर तो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पेपर जो आता है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ये ज़्यादातर साथी जो हैं इसको तो बिना पढ़े भी पास हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग जो है ना, वो प्रमोशन में सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। जैसे कि जनरल बैंकिंग ऑपरेशन होता है ना, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केवाईसी गाइडलाइन होता है, CKYCR होता है, अकाउंट ओपन कैसे करते हैं, कस्टमर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पेपर 2 में आता है। फिर साथ में साथ कैश मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है, फिर रिपोर्टिंग जो KYC के होते हैं वो कैसे होते हैं, एंसिलरी बिजनेस, डिमांड ड्राफ्ट, DD, चेक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। साथ ही साथ कस्टमर ग्रीवेंसेस मॉड्यूल जो है इसमें आता है, या RBI का इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट होता है, कोपरा एक्ट वो है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं पेपर 2 में आता है। साथ ही साथ जो फंक्शंस ऑफ बैंक्स होते हैं, बैंक क्या क्या काम करता है, कैसे बोरो, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर क्या होते हैं, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, चार्ज क्रिएशन क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, बैंक गारंटी क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सारा जो है आप लोग पढ़े हुए हैं। और ये जो है पेपर 2 में आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, बैंकिंग जो कंप्यूटराइजेशन है, CBS है, या डिजिटल बैंकिंग जिसमें UPI, IMPS, NPCI, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है ये पेपर 2 का पार्ट हैं। फिर उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो बैंक में जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस होते हैं या बिजनेस एथिक्स होता है, उस पर भी जुड़े हुए सवाल इसमें पूछे जाते हैं। थर्ड पेपर जो है, थर्ड पेपर थोड़ा सा ज़्यादातर साथियों का थर्ड पेपर ऐसे लगता है कि उनको टफ लगता है, क्योंकि थर्ड पेपर का जो पार्ट है वो अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोसेसेस जो है सामान्यतः कॉमर्स के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो पढ़े रहते हैं, कॉमर्स के जो स्टूडेंट होते हैं। थोड़ा ऐसे सर्वे में मैंने देखा कि ये थर्ड पेपर जरा उनको कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि इसमें बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रहते हैं, कैश कैसे मैनेज करते हैं, बुक्स और लेजर कैसे मैनेज करते हैं, और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, फिर उसकी एंट्रियां कैसे होती हैं, डेप्रिसिएशन क्या है, ये सारे पार्ट है। और ब्रांच का ऑडिट इंस्पेक्शंस कैसे होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। जो बैंकिंग में बुक्स जो अनरिकंसाइल एंट्री होती हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ इसमें एक और जो साथियों को कठिन लगता है वो है कैश फ्लो और फंड फ्लो। फिर कंपनीज के अकाउंट में उनकी डेफिनेशंस क्या होती है, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी, और उनके शेयर कैपिटल, ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा सा, बैलेंस शीट इक्वेशंस क्या है, रेशियो क्या है, ये जो पार्ट है इसको भी हम लोग आसानी से पढ़ा देंगे। मतलब एक फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो इसमें जो है थर्ड पेपर में पूछता है, जिसमें कि हम रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, मतलब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, एन्युटी कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ इल टू मैच्योरिटी के जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स होते हैं, YTM, ये सारी चीज़ें जो है पूछे जाते हैं, जिसको हम सरल तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे और इसमें भी आप आसानी से
इसको क्लियर कर देंगे। मतलब हम वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, साइकिल क्या होता है, ऑपरेशनल साइकिल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसे होता है, ट्रेड क्रेडिट किस तरह से होता है, कैश बजट मेथड, फिर उसके बाद टर्नओवर मेथड, फिर मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस मेथड, कॉमर्शियल पेपर क्या है ना, डिबेंचर्स क्या है, ये सारी चीजें इसमें आते हैं। डेरिवेटिव्स के फंक्शंस और उसके करेक्टरिस्टिक्स भी इसमें आते हैं, इसीलिए ये थर्ड पार्ट जो है टफ लगता है। एक पार्ट और हमारे साथियों को कठिन लगता है, वो है टैक्सेशन और फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग। तो जो टैक्सेशन पार्ट है ये भी थर्ड में आता है। तो ये हमारे साथियों को थोड़ा सा ये भी टफ लगता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उसको भी सरल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, टैक्सेशन और फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें कि आप सोचिए टैक्सेशन में 3 या 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स होता है, टीडीएस होता है, डिफर्ड टैक्स होता है, और फिर उसके बाद उसका पूरा कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसका जो जॉब कार्ड्स है, जॉब जॉब पूरा तरह से स्ट्रक्चर्ड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो मेथड्स को जो है हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो बजट और बजटरी कंट्रोल भी इसी पार्ट का हिस्सा है। तो आप देखेंगे सर्वे में ऐसे देखा गया कि थर्ड जो पेपर है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, ये जरा कठिन लगता है। आपको भी क्या मत है, जरा आप लोग भी चैट बॉक्स में लिखिएगा इन चारों में से कौन सा आपको टफ लगता है। फिर उसके बाद हम लोग इस जो अगला मई में होगा, तो अभी जो मार्च है अप्रैल है, 2 महीना में इसको हम लोग कवर करेंगे पूरा, एक टॉपिक पढ़ाएंगे। उसके बाद उसका क्वेश्चन जो है वो आपके लॉगिन सेक्शंस में अपलोड हो जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे वहाँ पर मॉक टेस्ट डले हुए हैं, लेकिन आप फ्रेश मॉक टेस्ट डालेंगे, अपडेटेड मॉक टेस्ट भी हम लोग यहाँ पर डालेंगे। चौथा पार्ट जो होता है वो रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का है। तो रिटेल बैंकिंग जो उसका रोल है इंडियन इकोनॉमी में, उसके बैंकिंग ऑपरेशन में वो बड़ा रोल है, एक बिजनेस मॉडल है रिटेल बैंकिंग। तो उसके रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट, कॉरपोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ये जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये थोड़ा आसान है। ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी, रिटेल के प्रोडक्ट, रिटेल के प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर उसके बाद उसके प्रोसेसेस के बारे में, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, करंट डिपॉजिट क्या होता है, ये सारे ओपनिंग अप करंट अकाउंट, ऑपरेशनल गाइडलाइन ये रिटेल में आता है। जब रिटेल के प्रोडक्ट देखते हैं तो लाइबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं, जो डिपॉजिट साइड होते हैं, एफडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, और जो एसेट प्रोडक्ट होंगे वो लोन के होंगे, हाउसिंग लोन होंगे, है ना। तो ये सारे जो है एसेट साइड के प्रोडक्ट होंगे, क्रेडिट कार्ड होंगे, डेबिट कार्ड होंगे, व्हीकल लोन होंगे, पर्सनल लोन होंगे, एजुकेशन लोन होंगे, होम लोन होंगे, बिजनेस लोन होंगे। ये रिटेल सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो ये सारी पार्ट आप पढ़े हुए हैं तो आपको आसानी होगा। क्रेडिट कार्ड होगा, फिर उसके बाद एक एंसिलरी बिजनेस में रेमिटेंस रिलेटेड होता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस, है ना, नच, ईपीएस, भारत बिल पेमेंट, ये भी जो है रिटेल में आता है। तो डिजिटाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें पढ़ने होते हैं। तो साथ ही साथ जो सपोर्ट सिस्टम है, मतलब बैंकिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट में मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग के पार्ट भी इसमें इस पेपर में पढ़े जाएंगे। कि कुछ सर्विस स्टैंडर्ड होता है रिटेल बैंकिंग में, वो किस तरह से है, साथ ही साथ उसमें कैसी मार्केटिंग की जाएगी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है। जैसे बड़ा अकाउंट कोई खुलता है तो हम लोग रिलेशनशिप मैनेजर लगाते हैं, डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर लगाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स बोलते हैं ना, डीएसए, जो बिजनेस लाते हैं उनके साथ टाई अप, या जब जैसे कोई इंस्टीट्यूट है उसके साथ हम टाई अप करते हैं, डीलर के साथ इंस्टीट्यूट के, कि भाई उनकी सारी बैंकिंग सुविधाएं हम लोग देंगे। तो इस तरह की बात भी मार्केटिंग में हम लोग पढ़ेंगे। एक और पार्ट होता है रिटेल बैंकिंग के अलावा, वो है वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट भले ही आप लोगों के लिए नया होगा, वेल्थ मैनेजमेंट, लेकिन पढ़ना पड़ेगा वेल्थ मैनेजमेंट में। तो उसमें वेल्थ मैनेजमेंट में हम एक ब्रॉडर व्यू वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस स्ट्रक्चर में सीखेंगे, कि किस तरह से वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव एसेट्स, बैंकिंग प्रोडक्ट के अलावा, रिटेल प्रोडक्ट के अलावा वेल्थ मैनेजमेंट के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बॉन्ड हो गए, इंश्योरेंस हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, है ना,
रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, स्ट्रेटजिक बिजनेस स्ट्रेटजी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल के अलावा वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो में आते हैं। तो इसके की एलिमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकों में क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये वेल्थ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से आपको बिल्कुल भरोसा आएगा और फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग रहेंगे या लाइव, वीडियो लाइव भी रहेंगे, रिकॉर्डिंग भी रहेंगे। कितने टाइम में सिलेबस कंप्लीट होगा? 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये अभी आज 15 मार्च है, तो आप मान के चलिए मार्च, अप्रैल और मई एग्जामिनेशन तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि इसके मैक्सिमम जो कुछ सेशंस हैं इनमें, जैसे आप उदाहरण के तौर पर इंडियन इकोनॉमी में जाएंगे ना, तो आप बैंकों के हायरार्की, कैसे बैंकिंग सिस्टम है, फिर प्रायोरिटी सेक्टर, ये सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर इतनी बार पढ़े हुए हैं, आप हल्का से 10 मिनट में पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग तो पूरा पढ़े हुए हैं। तो ये मैं चार जो पेपर हैं उनका आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया कि 4 पेपर का हम लोग किस तरीके से तैयारी करेंगे। अब एग्जाम का पैटर्न देखिए, एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। एग्जाम का पैटर्न जो है वो टाइप ऑफ एग्जाम तो ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव में है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें आपको पास होने के लिए जो है, पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए। और अगर वन शॉट ईच पेपर में किसी में 45 भी आते हैं तो वन अटेम्प्ट में वो भी पास हो जाएंगे, लेकिन एग्रीगेट 50% आपको पाना है। तो जैसा कि मैंने कहा, चारों पेपर में आप ऑलरेडी 60 to 70% जानते ही हैं। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, 2-2 घंटा भी पढ़ लेंगे एक दिन में, तो आप बहुत अच्छा 60 to 70% मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे कंडीशन में किसी एक सब्जेक्ट में, एक पेपर में अगर 45 मार्क्स भी आता है तो भी आप क्लियर हो जाएंगे वन शॉट। और वन शॉट ऐसे मैंने तजुर्बा देखा है, जब हम लोग बहुत समय पहले किए हम लोगों ने, तो अगर देखा जाए तो मेरा जो है 20 एक साल पहले हमने कर लिया है। तो अभी भी कई साथियों को हमने देखा है कि वन शॉट में जेआईबी निकाल लिए, वन शॉट में सीआईबी। खुद का भी हमारा तजुर्बा है और भी साथियों को मैं देखता हूँ वो निकाल सकते हैं। बस एक थोड़ा सा लय चाहिए, जुनून चाहिए और शुरुआत चाहिए, और साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको मोटिवेशन मिल ही जाएगा। और सब चीज़ सोच का है। एक तो इस सोच से उतरिए कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, इस सफ़र को पूरा कर लूँगा, और इस सोच से उतरिए कि मैं इसको शुरू किया हूँ तो इसको ख़त्म मैं करूँगा। ठीक है। तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। और आपको ना सबसे बड़ी बात, कई बार ना सीखने स्टार्ट करते हैं तो आपको मजा आता है कि हाँ देखो नया कॉन्सेप्ट सीखा मैंने, फॉरेक्स मैनेजमेंट को सीख लिया, मैंने टैक्सेशन को सीख लिया, तो आपको अच्छा इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट देखेंगे तो मैक्सिमम अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये 1 अटेम्प्ट में आप निकाल लेंगे। 3 साल में 5 अटेम्प्ट देते हैं, 4,000 पहली फीस है, फिर 1300 की फीस है। उतना लंबा तो हमको जाना नहीं है। एक अटेम्प्ट, अधिक से अधिक 2 अटेम्प्ट में हमारी क्लियरिटी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग सीआईबी भी कर लेंगे। बेनिफिट आप जरूर जानते होंगे, क्योंकि एक तो प्रोफेशनल नॉलेज है, तो एक एडिशनल इंक्रीमेंट होता है सैलरी में। और साथ ही साथ जब भी प्रमोशंस की बात आती है या कहीं भी इंटरव्यू की बात आती है तो वहाँ पर वेटेज मिलता है। तो नॉलेज इन्हांसमेंट, चूंकि प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपका एक बैंकिंग सिस्टम के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। कैरियर ग्रोथ, जब भी एग्जामिनेशन होगा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और एक रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन कोर्स है आपके पास, तो जब भी बैंक में नए वैकेंसीज निकलेंगे फॉरेक्स का या कहीं भी, तो वहाँ पर जेआईबी सीआईबी को परफॉर्मेंस जो उसका सर्टिफिकेट है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जेआईबी में एक इंक्रीमेंट, और सीआईबी कर लेते हैं आजकल। जैसे आप ऑडिट में जाना चाहते हैं, फैकल्टी में जाना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में जाना चाहते हैं, ट्रेजरी मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये मैंडेटरी कोर्स है, जिनको करना होता है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। अब बात करते हैं मूल बात, ये तो बेनिफिट की बात देख ली कि हम तैयारी कैसे करेंगे। स्टेप वाइज स्ट्रेटजी जो है हम ऑलरेडी तैयार करके रखे हैं। हम छोटे छोटे टॉपिक से पढ़ेंगे,
सिलेबस को तो आज के सेशन में ही आप समझ लिए सिलेबस क्या है, 4 टॉपिक के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। और फिर हमारा जो सिलेबस है वो IIBF ऑलरेडी दिया हुआ है, उसी पर ही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ फोकस करते हुए सीखेंगे। और बैंकिंग के जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, वही कॉन्सेप्ट है। बस हम लोग मॉडल वाइज उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में नंबर लाना है हमको। तो हम उस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये IIBF ने ऑलरेडी बुक्स दिया है, आप लोग खरीदनी है तो कोई बात नहीं, नहीं तो मेरे पास अवेलेबल है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा सॉफ्ट कॉपी में। सब चीज़ें आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम स्टडी करेंगे, वही नोट्स आपके काम आ जाएगा, और बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल है सॉफ्ट कॉपी में। MCQ मैं खुद ही तैयार कर दूंगा, हर टॉपिक का MCQ। और उस MCQ को तैयारी करके आपका परफेक्शन हो जाएगा, आपका अभ्यास हो जाएगा, और एग्जामिनेशन में आप उसको ठीक से कर पाएंगे। डेली स्टडी प्लान में ऐसा होगा कि जैसे आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, कल से हम 2-2 घंटे पढ़ेंगे। 2 घंटे मतलब 8:30 से सेशन होगा, तो लगभग 11 बजे तक सेशन चलेगा, तो 2 से 3 घंटे आप पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए 8:30 से नहीं हुआ तो 9 से 11 तो आप लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8:30 से 11:30 तक ऐसा हम प्लान करेंगे, 3 घंटा आप लोग डेली पढ़ेंगे। और 3 घंटे में हम लोग जैसा कि आगे स्ट्रेटजी में आपको पता चलेगा कि डेली मॉक टेस्ट आपको करना है। यहाँ पर वीकली मॉक टेस्ट लिखा है, ये वीकली नहीं, डेली मॉक टेस्ट हम लोग देंगे, डेली मॉक टेस्ट करेंगे। आज जिस टॉपिक पे पढ़ाई की जाएगी, रात को मॉक टेस्ट दे देंगे, आपको रात को समय मिला तो रात को करिएगा, नहीं तो सुबह कर लीजिएगा। अब ये जो अभी मैंने डिटेल में डिस्कशन किया इसके पहले, वो स्ट्रेटजी जो है ऑलरेडी है। जैसे 4 पेपर है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में RBI पे फोकस रहता है, आप लोग सब पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे क्लिक कर जाएंगे। फाइनेंशियल सिस्टम, इंडिया का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किस तरह से है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमारा पहला टॉपिक तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब 2 हफ्ते का मेरा शेड्यूल है, 2 हफ्ते में इसको हम पहला टॉपिक को क्लियर कर देंगे, या उसके पहले भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल जो एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग जो है, इसमें बैंकिंग ऑपरेशन है, लॉ है, कंप्लाइंसेस है, ये भी बहुत जल्दी 1 हफ्ते में आप पूरा क्लियर पढ़ लेंगे। थोड़ा समय लगाएंगे हम लोग जो AFM में, जिसमें बेसिक अकाउंटिंग, रेशियो, NPA, बैलेंस शीट है, तो इसको भी सरल तरीके से पढ़ेंगे। तो बेसिक अकाउंटिंग और रेशियो एनालिसिस में और बैलेंस शीट जो इक्वेशंस हैं उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा समय लगेगा ये AFM में लगेगा। और बाकी आप पहले दूसरे में तो आप जल्दी से उसको पिकअप कर लेंगे। अब थर्ड पार्ट जो है उसमें बड़ा मजा आएगा, रिटेल लोन्स, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल के प्रोडक्ट, ये जो है सीखने में अच्छा लगेगा, ये आपको बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हमारे साथियों द्वारा किया जाता है JIB को, मतलब बैंकिंग तो ऐसे बिजी शेड्यूल रहते ही हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है AFM में आते हैं, और उसको जो है इग्नोर करते हैं, क्योंकि उसमें 10-10 क्वेश्चन रहता है। तो अगर एक सही हुआ तो सब सही होंगे, नहीं तो गलत हो जाता है। तो स्टडी एग्जाम से पहले शुरू करते हैं, वो थोड़ा गलती होता है, लेकिन हमारे चैनल के साथ जुड़े साथियों को पता होगा कि साल भर हम लोग पढ़ते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, तो उनके तैयारी जो है लगातार है। तो ये गलतियां हमारे साथ साथी जो है ये नहीं करते हैं, जो स्क्रीन पर दिखाया गया है। कुछ स्मार्ट टिप्स हमारे द्वारा दिए जाएंगे, और डेली बेसिस पे शॉर्ट नोट्स जो ग्रुप में मैं आपको डालता हूँ, कॉन्सेप्ट का टेबुलर फॉर्मेट में डालता हूँ, वो आपके बहुत काम आएगा। और आपकी सारी चीज़ें जो हैं तैयार हो जाएंगी, मॉक टेस्ट वगैरह ऑलरेडी तैयारी चल रही है। और कल से हम लोग जो है एक एक टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे। मोटिवेशन जो है वो एक स्पार्क है। इंसान कोई भी ना कोई काम तभी कर पाता है जब उसके प्रति एक लगन हो जाता है, या जुनून पैदा हो जाता है। तो जिद्दी होना बहुत जरूरी है, अगर आपने जिद किसी चीज की कर ली तो मिलेगा, और जिद नहीं की तो वो नहीं मिलेगा। तो आप जो चाहिए उसके प्रति आपकी आसक्ति कितना है, प्रेरणा शक्ति कितना है, या लगाव कितना है। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, बोलते हैं ना, तभी तो वहाँ है। तो आपको चाहना तो पड़ेगा उस चीज को, तभी रास्ता निकलेगा। छोड़ देंगे तो वैसे ही छूट जाएगा, है ना। किसी को इग्नोर करना देख लीजिए,
तो ठीक है, आप बिल्कुल जुड़िएगा, आप व्हाट्सअप में करिएगा मुझे, मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे जुड़ सकते हैं। आज तो इंट्रोडक्टरी सेशन से सामान्य चर्चा कर रहे हैं, कल से सेशन होगा। आसानी से आप ना सरल तरीके से 1 अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। बशर्ते 2 घंटा आपको दिन में देना है, सीखना है, ये मान के चलना है कि जो चीज़ बताई जा रही है उसको मैं ग्रहण करते रहूं बस, है ना। तो जेआईबी केवल एग्जाम ही नहीं है, ये एक बेसिक फाउंडेशन है अपने बैंकिंग नॉलेज का, जो हमें मदद करता है बैंकिंग के नीति नियमों को समझने के लिए। साथ ही हमारे डिसीजन मेकिंग कौन जो क्वालिटी है उसको बढ़ाता है। क्योंकि आप बैंक में अब भी काम कर रहे होंगे, जैसे अभी आप सभी साथी सहमत भी होंगे कि आपको हर घड़ी डिसीजन लेना है। कोई खाता खोलने के लिए आया, कोई पर्दा नसी लेडी आई खाता खोलना, डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। कोई नॉमिनेशन से रिलेटेड डिसीजन लेना है। तो ये नॉलेज से ही आएगा, है ना। तो डिसीजन मेकिंग बेहतर होगा क्योंकि आपके पास नॉलेज है और कंटेंट है। और बोलते हैं ना, किसी बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आप स्वार्थी मत बनो, सारथी बनो, है ना। तो मैं सारथी बनना पसंद करूंगा। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे लिख के बताइएगा, मैं उसका ना जवाब बिल्कुल देता हूँ, सलाह देता हूँ। और तो और आपके पूछने से फायदा ये हो जाता है कि दूसरे लोगों को भी उसको मिल जाता है। तो जितने भी ग्रुप्स में देखिएगा, मैं कुछ चीज़ें टेबुलर फॉर्मेट में भेजता हूँ ना, वो किसी साथी ने पूछा होता है वो सवाल, तो उसको मैं भेज देता हूँ दूसरों के लिए। तो आप स्वार्थी मत बनिए, सारथी बनिए। और यहाँ पर मैं आपका सारथी हूँ, मैं आपको सफलता तक ले जाने के लिए बिल्कुल रास्ते में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ सजेस्टेड स्टडी प्लान है। 2 महीने का स्टडी प्लान है ना, 60 दिन का। तो पहले 2 हफ्ते में हम लोग इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स जो हैं पढ़ा देंगे। हमारे पास अच्छे प्रूडेंट फैकल्टीज़ हैं, अच्छा नॉलेज है उनके पास, एक्सपीरियंस है, सरल तरीके से बातों बातों में आप लोग को पढ़ा देंगे। क्योंकि दिन भर आप थके रहते हैं बैंक में, उलझे रहते हैं। तो फिर क्योंकि काम ही है उलझना, फिर उसके बाद रात को आप सिर्फ सरल तरीके से सुनते रहिए, समझ जाएंगे। मई में जो एग्ज़ाम है उसकी डेट निकल गई है। हाँ, वो तो फरवरी तक भरना था, 22 फरवरी तक। अगर आप अप्लाई नहीं किए तो, अगर अप्लाई किए होंगे तभी आप तैयारी करिए, और वैसे भी तैयारी करिए ऐसा। जब अगस्त में फिर आएगा आपका भरने के लिए, जो नवंबर दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा। साल भर में 2 एग्ज़ाम होते हैं, मई जून और नवंबर दिसंबर। तो मई जून वाला फरवरी में आपको फीस पे करना होता है, और जो नवंबर दिसंबर में होगा वो अगस्त में पे करना होता है ना। तो उसका स्ट्रक्चर आईआईबीएफ की साइट से होता है, ग्रुप में भी हम लोग डालते हैं। तो पहला 1 से 2 हफ्ता इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हम पढ़ लेंगे। दूसरा जो 2 हफ्ता है पीपीबी और एएफएम पढ़ लेंगे। चौथा वीक है ना, ये इसको थोड़ा 2 वीक लगा लेंगे एएफएम को, या बीच बीच में भी मैं सेशन एएफएम का बना दूंगा। और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो 6 वीक में। एमसीक्यू यहाँ पर भले 7 वीक लिखा हुआ है, लेकिन वो हर दिन एमसीक्यू जाएगा। और आखिरी आखिरी समय में हम लोग आखिरी वीक में रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। और क्लोजिंग मैसेज आपके लिए यही है कि लगातार अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें सफलता हमको मिलती है। एक्चुअल में सफलता नहीं मिलती, एक टूर हमने स्टार्ट किया है आज, तो चलते रहेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। तो इसको कंसिस्टेंसी है आपके सक्सेस का, आप शुरू किए हैं तो 2 चीज़ करिए। जैसे मान लीजिए सपोज कल एक क्लास है, मान लीजिए कल क्लास में पढ़ाई जा रही है, तो उस चीज़ को समझिए। समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जो समझ में नहीं आए उसको लिख लीजिए, जो बुलेट पॉइंट है डायरी में लिख लीजिए। फिर अपने लिखे हुए चीज़ों को पढ़ेंगे, जरूर समझ में आएगा। नहीं होगा तो आप जो डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ लीजिए। 2 घंटा पढ़ना है, 2 महीना मेहनत करना है, एक बार में एग्जामिनेशन बहुत कंफर्टेबली आप क्लियर कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है और तजुर्बा भी है। तो आज के लिए इतना ही, बस एक पुल बना हुआ है। और जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का पुल है ना, जहाँ से तेल टैंकर आते हैं, उस तरह का ही है। जेआईबी करने के लिए ये पुल बना हुआ है, इस पुल को पार करना है। दिखने में कठिन जरूर लग रहा है, लेकिन आप जब शुरू करेंगे इसमें चलना तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आपके मन में कोई सवाल होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, मैं जवाब दे दूंगा, या मुझे पर्सनली दे देना। हमारे साथियों का मैं हमेशा मदद करने के लिए जो है तैयार रहता हूँ। और ये बैंकिंग जो सिखाने में बहुत आनंद आता है, एक जीवंत का अनुभव होता है। क्योंकि हम जिस काम को रात दिन करते हैं उसमें अगर बेहतर समझ हमारे अंदर आ गया तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि
ये इंडस्ट्री इंगेज्ड इंडस्ट्री है, चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है, चेंजिंग इंडस्ट्री है। तो चैलेंजिंग इंडस्ट्री है, इसी चैलेंज को हमने स्वीकार किया है, तो हम इसको आनंद मन से बढ़िया तरीके से हम इसको पार भी करेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। आशा करता हूं कि इसके महत्व को आप समझ पाए होंगे, और JAIIB का पूरा जो 4 पेपर है उसको देखेंगे, तो उस 4 पेपर में से आप 60 to 70% ऑलरेडी जानते हैं, और थोड़ा मेहनत करेंगे तो हम लोग एक ही अटेम्प्ट में मई वाले में ही आपके सारे JIB क्लियर हो जाएंगे। और ये होना ही है, JIB और CIB तो बैंक की नौकरी लगी है, मतलब हमारे हाथ में डिग्री होनी चाहिए। एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार डिग्री आ गई, और उसके फाइनेंशियल बेनिफिट है, साथ ही साथ प्रोफेशनल जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमको वहां पर बेनिफिट है। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए आज विदा लेता हूं। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करता हूं, और फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।